हमारी फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई एक है। हमारी युवा पीढ़ी को इस सरकार ने जो है रील्स के चक्कर में फंसा के बेहुदगी की तरफ उतार दिया है कि रील्स से कमाओ, पकोड़े तलो, नाली से गैस बनाओ। तो यही मजाक अब हमारे बीच में चल रहे हैं, जबकि हमारे युवाओं को रोजगार की तरफ नहीं ध्यान किया जा रहा। स्किल्स तो युवाओं में है ही नहीं, तो वो रोजगार कैसे कर लेंगे। जल, जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। सिर्फ शासन करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं। और वो तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि जो ये नए चेहरे जो शासन कर रहे हैं, इनको बहुत ही खतरनाक और देश के लिए खुला छोड़ने का हानिकारक बताया था। और आज सबके में चल रहा है। हर चीज़ एक के करके सारा का सारा रेल बेच दी, मेल, तेल, हेल, सेल, हवाई अड्डे, मतलब सब कुछ जो है ना वो उनको कॉरपोरेट के हवाले किए जा रहे हैं। इन्होंने नहीं छोड़ना कुछ भी। आखिर में पशु भी नहीं छोड़ेगा, ज़मीन भी नहीं छूटेगी, पैसा भी नहीं छूटेगा, डिजिटल करेंसी भी आ लेगी। और फिर सबसे बड़ी जो कहानी होनी है ये आगे, वो एक है कि डीजनरेशन, डीपॉपुलेशन। 785 करोड़ पॉपुलेशन को 100 करोड़ पर लेके छोड़ना है। तो इन लोगों ने करना धरना कुछ नहीं, सिवाय सब कुछ सत्यानाश करके बीजमारी करनी से। अगली पॉपुलेशन जो हमारी फसल और नस्ल जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको बचाना बहुत मुश्किल है इस सरकार से। इनका एजेंडा ही कुछ दूसरा है, इनके खुद के तो कुछ है नहीं और दूसरा कोई छोड़ना नहीं। एक मुद्दे को एक कानून बना देंगे, रोज़ रात में तड़के नया पाओगा, अगले दिन फिर नया पाओगा। डेली एक कानून बनने लग रहा है कि कैसे इस पब्लिक को दोनों कंट्रोल करके कैसे इनको आके जाए। खुद मारा है यहाँ रोहतक में 28 जेल छाट दी है पुराने रोहतक ज़िले में। उन 28 जेलों में कौन कौन ठोक के जाएंगे, क्या होगा, क्या मामला होगा, वो टाइम बताओगा। मतलब हालात ये हो रहे हैं कि किसी के पास किसी किस्म का कुछ नहीं छोड़ना, सब कॉर्पोरेट के हवाले करने। तो पहले तुम्हारी राष्ट्रपति महोदय ने देखना चाहिए कि ये सारा न्यायपालिका भी कंट्रोल कर ली, चुनाव आयोग भी कंट्रोल कर लिया, और पब्लिक का तो यह हाल हो रहा है। बस ये तो भय ऐसा फैला दिया। और ये भी जो एस्टीन फाइल वाला रही हो, एक और चक्कर चल रहा है, इसमें तो कहो ना कहो कोई फायदा नहीं। अगर हमें खून बेच के रोटी मिलती है, आज ये हालात हैं, तो जब हमारी जल, जंगल और ज़मीन तीनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, तो तब हम कैसे सरवाइव करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है। सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों में चला गया है। ये तो जो महान मूर्तियां हैं, इन्होंने सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। न महिला सुरक्षा, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न युवाओं के लिए कोई रोजगार। आप सब देख रहे हैं कि देश का सारा सिस्टम तहस नहस और अस्त व्यस्त है। आदिवासी समूह, किसान समूह दोनों ही उत्पादन करता है। आपने देखा कि जैसे कोविड का वक्त आया था, कोविड में भी इन्हीं किसान समूहों ने देश को चलाया था। अगर ये किसान नहीं होते तो उस वक्त में भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। आज आप देखेंगे जो गैस का संकट कुछ आया हुआ है और कुछ कालाबाजारी ने बना दिया है, इस संकट में आज देखेंगे कि वही किसान, उसी के पशु और वही गोबर ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है। उसके बिना आज रोटी नहीं बन सकती। बहुत से घरों में उन्हीं चूल्हों को वापस ला दिया गया है, संस्कृति की तरफ वापस मोड़ दिया गया है। ये एक इशारा है आप सबको समझाने के लिए कि आपका जल, जंगल और जमीन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इशारा है ये बताने के लिए कि अगर आप अब भी नहीं जागे, अब भी आप अलग अलग बंटे रहे, आपको लगा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, अभी गिरेबान तक, मेरे गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचे हैं, तो वो गिरेबान आपका दूर नहीं है उनके हाथों से। आज इनका गिरेबान उनके हाथ में है। आज आदिवासी समाज का गिरेबान उनके हाथ में है। वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों को नक्सलवादी कह के जो है डोमिनेट किया जा रहा है। कल ट्रेड डील के नाम पे आप लोगों के ऊपर भी वही शिकंजा कसा जाने वाला है।
आप कैसे मुकाबला करेंगे अमेरिकी ट्रेड डील का? अमेरिका किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं और सब्सिडी देता है, अच्छे बीज खाद सब कुछ उपलब्ध करवाता है। आपको क्या मिलता है? आप देखेंगे कि अभी हरियाणा में पीछे बाढ़ आई थी, उसका मुआवजा ऐलान किया गया था कि 15,000 प्लस मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, और वो मुआवजा आ रहा है 250 रुपए। वो किसान के साथ भद्दा मजाक है। 10-10, 15-15 एकड़ का मुआवजा जो है वो 250 रुपए किसान को आप भीख दे रहे हैं क्या? उसी किसान को आप भीख दे रहे हैं जिसका दिया आप खाते हैं। तो ये समय है जागने का, उठने का और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा होने का। आदिवासी भाइयों की लड़ाई हमसे अलग नहीं है, हम सब की लड़ाई एक है। हमारी फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई एक है। हमारी युवा पीढ़ी को इस सरकार ने जो है रील्स के चक्कर में फंसा के बेहुदगी की तरफ उतार दिया है कि रील्स से कमाओ, पकोड़े तलो, नाली से गैस बनाओ। तो यही मजाक अब हमारे बीच में चल रहे हैं, जबकि हमारे युवाओं को रोजगार की तरफ नहीं ध्यान किया जा रहा। स्किल्स तो युवाओं में है ही नहीं, तो वो रोजगार कैसे कर लेंगे? उनका स्टडी मटेरियल ऐसा है कि वो सिर्फ क्रैमिंग कर सकते हैं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर सकते हैं, बाकी उनमें स्किल्स नहीं है। और स्किल नहीं होंगी तो बच्चा आगे सर्वाइव कैसे करेगा? युवा को नशे की तरफ मोड़ दिया गया है, महिलाओं को अश्लील रीलों की तरफ मोड़ दिया गया है, जिन पर काम करना और समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों से, खाप चौधरियों से, संगठनों से, सभी से कहना चाहूंगी कि जो ये अश्लीलता आजकल फैली हुई है, इस पर भी एक स्पेशल कदम ले। और आदिवासी समाज के लिए सतीश जी को मैं बोलना चाहूंगी कि हम अलग नहीं हैं। किसान और आदिवासी समूह एक होकर काम करने के लिए तैयार हैं और हम सब आपके सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़े मिले। ये जो इस आरएसएस वालों ने, एक इनका होता था माधव सदाशिव गोलवलकर, MS गोलवलकर, तो सेकंड संस्थापक था आरएसएस का। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 1940 के दशक में। उस किताब का नाम था वी एंड आवर नेशनल आइडेंटिफाइड। उस किताब में मतलब जो निचोड़ दिया था वो ये था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और ज़मीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, जैसे कि आजकल चल रहा है कि कगार पे आके विनाश की ओर जा रहे हैं। और विनाश हम राजधानी से देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं हमारे। न हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए स्वस्थ या चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? पानी कहाँ से आ रहा है? या जो खाने पीने के संसाधन है, सबका जीवन चलाने के संसाधन है, वो कहाँ से आ रहे हैं? जिन कौमों की बात इस मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से की जा रही है, वो 2 कौम ही हैं जो आपको ये सब चीज़ें मुहैया करवा रही है, चाहे आप राजधानियों में रहो, नगरों में रहो, या राज्यों में रहो, या महानगरों में रहो। आपको जल, खाद्यान्न और ऑक्सीजन कोई भी सरकारें मुहैया नहीं करवा रही है। ये करवा रही है ये कर्मठ कौम, किसान कौम और आदिवासी कौम। और कोरोना ने पूरे संसार को सीख दिए, सबक दिया है कि आने वाली नस्लों को और फसलों को बचाने के लिए आपको आदिवासियों को और उस पर्यावरण को बचाना होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहद खतरे की तरफ जा रहा है। जैसे कि मंच पे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से आपको आगाह किया है और आप लोग देख रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं, सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में है, सारी खबरें आप लोगों के पास है कि पूरा देश राष्ट्रभक्ति, धर्म की अफीम, साम दाम दंड भेद सब तरह के उपकरण अपनाकर जो प्रशासन है या जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे खिलाफ, वो किस तरीके से पूरे देश को गुमराह करके आज बैंक हो या रेलवे हो या सरकारी संस्थान हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटियां हो या कोई सा भी सेंटर हो, सब प्राइवेट किया जा रहा है। और सरकारी शिक्षण संस्थान या सरकारी स्कूल है जो प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे है, खास तौर से ट्राइबल एरिया में, वो बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। और प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है
ताकि ये जो दो कौम है, फसल और नस्ल बचाने वाली, इन सबको बर्बाद किया जा सके। आप सबको इन सब के साथ खड़ा होना होगा, तभी आने वाली फसलें और नस्लें बच पाएगी। क्योंकि आदिवासी समाज और किसान कौम वो है जो हमको सब कुछ दे रहा है। हमारा जीवन चलाने के लिए जो अन्न है, या जो जल है, या जो हमारा प्राणवायु है, इन मूलभूत आवश्यकताओं के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता, चाहे वो कहीं पर भी पहुंच जाए, कितने भी बड़े पायदान वो छू जाए। क्या अन्न के बिना वो रह सकता है, जल के बिना रह सकता है, या प्राणवायु के बिना रह सकता है? ये जो सरकार आई है, जैसे हमारे वरिष्ठ खाप पंचायत के जो लीडर है, उन्होंने बहुत अच्छे से आगाह किया है सरकार क्या कर रही है फिलहाल की। बहुत भयावह हालात में हमें ला छोड़ी है कि हम कहीं के भी नहीं रहे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। और सब जगह कॉरपोरेट जगत को घुसाने के लिए सब चीज़ों को बेचा जा रहा है, और आपको राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या अंधभक्ति के रूप में अफीम बहुतायत स्तर पे बांटी जा रही है। सरकार द्वारा प्रायोजित 1000 कथावाचकों को आदिवासी क्षेत्रों में भेजा गया इस साल। 1000। आप कितना बचोगे पाखंडों से, धार्मिक अंधविश्वासों से? ये कर्मठ कौम जो अपने कर्म में या अपने परिश्रम में विश्वास करती है, पूरा देश या क्या पूरा विश्व इन्हीं कौमों के संघर्ष से, या इन्हीं की शक्ति से, या इन्हीं के जो मेहनत कश या इनके खून पसीने की कमाई से चल रहा है और जी रहा है, और आने वाले समय में वो इन्हीं की मेहनत से जिएगा। सोचिए, सरकारें या जो आध्यात्मिक आपको पाठ पढ़ाया जाता है, वो आपको अन्न पैदा करके दे रहे हैं, प्राणवायु पैदा करके दे रहे हैं, जल पैदा करके दे रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? वो प्राकृतिक संसाधनों से और इस धरती से आ रहा है। और प्राकृतिक संसाधन और इस धरती की लूट आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में देखने को मिल रही है। 3 नाम प्रमुख रूप से हम सबको याद हो गए, बच्चे बच्चे को। अंबानी, अडानी। मोदी देशवासियों के लिए काम नहीं कर रहा, इन 2 बंदों के लिए काम कर रहा है, अंबानी और अडानी के लिए। कठपुतली बना हुआ मोदी। और देश में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो किसान कौम हो, किस तरीके से काले कानून लाकर सड़क पे किस तरीके से संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया था। 750 या 1000 के आसपास किसानों ने अपना बलिदान दिया था। वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, ओलों की मार में, भयावह हालातों में रह के भी उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया था। तब जाके वो काले कानून थोड़े पीछे हुए थे, लेकिन वो काले कानून पीछे हो गए, लेकिन नए कानून आ गए। जैसे सतीश भाई ने आपको बताया कि 2023 में जो कानून आया है, उसमें कॉरपोरेट जगत को खुली छूट दे दी गई है। और जो कानून बनाए गए थे जल जंगल पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, उन सब कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई है। और इसका अभी करंट जो उदाहरण है, वो अरावली पर्वतमाला पे खनन को स्वतंत्र रूप से खुली छूट देने का किया गया है। सोचिए, जो अरावली पर्वतमाला आज पूरे विश्व में भारत का नाम शिखर पे लेती है कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं पे वो अपना विशेष स्थान रखती है, उस पर्वतमाला पे आदिवासी और किसान कौम के शैल चित्र अलवर में आप देख सकते हैं। अलवर के ददीसर से लेकर हाजीपुर की 5 से 6 किलोमीटर तक की पहाड़ियों में हजारों साल पुराने वो शैल चित्र है, जो सेंधव सभ्यता या सेंधव लिपि से, या सेंधव जो कौम थी या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से आपको जोड़ती है और आपकी जड़ों को मतलब जीवंत रूप में वो पुकार रही है और दर्शा रही है अपने अवशेषों से कि अरावली को मतलब कितना महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में योगदान है अरावली का। अरावली में इतना सारा खनिज भंडार है, अरावली में इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे संसाधन है, इतना सारे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसीलिए सरकार ने नया कानून बनाया कि अरावली की जहाँ से 100 मीटर की ऊंचाई नहीं है, वो खनन के लिए खोल दिया जाएगा। तो सोचिए, जब पहाड़ी नहीं बचेंगे, कहाँ से बरसात होगी, कहाँ से जंगल बचेंगे, कहाँ से पर्यावरण बचेगा, कहाँ से नदियाँ बनेगी या बचेगी। सबकी हत्या कर रही है ये सरकार, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे इंसान हो।
और चाहे भारत में रहने वाला कोई भी समूह हो, समुदाय हो, धर्म हो या कौम हो। भारत में हम देखते हैं कि हमारी जो जनगणना है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और आदिवासियों के रूप में जानी जाती है, लेकिन आदिवासियों को जो पहचान का जो ट्राइबल कॉलम या जनगणना कॉलम है वो भी नहीं दिया गया, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जनगणना कॉलम हमें दिया हुआ था 1871 से लेकर 1951 तक। संविधान लागू किया तब हमारा कॉलम भी गायब कर दिया गया और आदिवासी की पहचान से महरूम कर दिया गया। इसीलिए हम अपने आप को एसटी के रूप में तो संविधान में दर्ज पाते हैं, आदिवासी के रूप में हम अपने आप को खुद बोलते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं माना। सरकार हमें वनवासी या वनबंधु कहती है। क्यों? क्या हम राजधानी में नहीं रहते? क्या हम मैदानों में नहीं रहते? क्या हम पहाड़ों में नहीं रहते? पूरे भारत का जो आदिवासी समाज है वो विश्व का सबसे बड़ी आबादी का समाज है, और विश्व की सबसे बड़ी आबादी के समाज को ही उनकी पहचान से महरूम किया गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि भारत का जो जनसंख्या या जनगणना कॉलम है उसमें सभी धर्मों को पहचाना, सभी मानव जीवन को पहचाना, लेकिन आदिवासियों को कोई पहचान नहीं दी गई। इसीलिए हम अपनी पहचान को मजबूरीवश, क्योंकि आप कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, नौकरी का हो, ज़मीन जायदाद का हो, कोई सा भी फॉर्म है, उसमें रिलीजन का जो कॉलम आता है उसमें एक कॉलम आपको भरना होता है, तो हम उसमें फिर मजबूरी में हिंदू लिखते हैं, जबकि हिंदू कोई ट्राइबल नहीं है या कोई आदिवासी नहीं है। आदिवासियों की अपनी खुद की पहचान है, उनकी अपनी संस्कृति, अपना उनका इतिहास है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, और जल जंगल ज़मीन या उनका एक स्थायी निवास है, और वो पूरे भारतवर्ष में रहते हैं। भारत में क्या, पूरे संसार के 90 देशों में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा आबादी विश्व में देखी जाए किसी कौम की, किसी समुदाय की, किसी कबीले की, तो वो आदिवासियों की लगभग 50 करोड़ पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगी कि इस संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जाए, ताकि जल जंगल पर्यावरण को संरक्षित करके हम आने वाली भयावह तबाही को रोक सके और आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य दे सके।